चलो स्टार्ट करते हैं 2016 के क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड क्या करा था? अ मूवमेंट ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। ये चार ऑप्शन अपन को दे रखे हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो अपन को ये पता है कि जो सत्य शोधक समाज है वो किसने करा था? ज्योतिराव फुले ने करा था। और सावित्रीबाई जो उनकी वाइफ थी उन्होंने करा था, फुले ने करा था। कास्ट, जेंडर और प्रीस्टली पावर, जो प्रीस्ट वगैरह उनका जो पावर बढ़ गया था, उनके अगेंस्ट ये चीज़ लड़ते थे, अपनी आवाज़ उठाते थे। तो इसके बारे में तो हमें पता है। अब देखो, इसके बाद है ना कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात है, एक एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र है, पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब है। तो यहाँ पे जब हम टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात करते हैं गुजरात के अंदर, तो देखो इसके अंदर क्या है कि एक मुझे ना ऐसे गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली मेरे को कोई मुझे पता भी नहीं था, और मैं सर्च कर रही थी तो मुझे नई चीज़ मिली। अगर गुजरात के अंदर स्पेसिफिकली कोई हुआ होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे टेम्पल एंट्री मूवमेंट से दो चीज़ निकली। एक तो निकला था कि 1920 से 30 के बीच में B.R. अम्बेडकर ने करा था, इन विच जो महार कास्ट होती थी ना, उसको फॉलोअर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। क्योंकि इनको क्या होता था, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था। और आपने उस टाइम पे सुना होगा, अभी भी ये चीज़ें होती हैं लेकिन इतने लेवल पे नहीं होती, लेकिन होती हैं फिर भी। रिसेंटली केरला के अंदर कोई मंदिर में कोई एक दलित बच्चा था, उसको जाने से 27,000 या पता नहीं कितने रुपए का फाइन लगा दिया था, और जबकि वो बहुत छोटा बच्चा था। कुछ ऐसी केस आया था मतलब स्टोरी के अंदर। तो ये ऐसे राइटिंग वगैरह में ये चीज़ें काम आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इन सब चीज़ों को एक डायरी में नोट कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो, 1920 से 30 के बीच में यहाँ पे महारे कास्ट थी। वहाँ पे क्या होता था कि पहले अगर ये लोग जाते भी नहीं थे तो अपने पीछे एक झाड़ू लेके चलते थे कि रोड साफ रहे और हमारे पीछे जो है वो अशुद्ध ना हो, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। इनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1920 के अंदर, 30 के अंदर B.R. अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया था। वहीं पे साउथ के अंदर वहाँ पर वाईकॉम सत्याग्रह चला था, लो कास्ट पीपल के लिए चला गया था, जो कि इजवहास और पुलाहार्स थे। तो इनके थोड़े से कास्ट को ध्यान रखना। और यहाँ पे वो कौन कौन इससे रिलेटेड थे? वो थे माधवन थे, KP केशवा मेनन थे, के कलेप्पन थे, जो कि, और एक और ये चीज़ देखो यहाँ पे स्टामा कर लेना कि के कलेप्पन को केरला के गांधी कहा जाता था। फिर उसके बाद ये, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ थी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। तो बिहार के अंदर जो सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे ना, जैसे अपन पढ़ते हैं कि हो एंड मुंडा, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन 1820 से 1920 के राजा परहत के बीच में चले। कोल जो रिवॉल्ट हुआ था 1831 से 32 बुद्धू भगत के बीच में चला था। फिर मुंडा रिवॉल्ट हुआ था 1899 से 900 तक बिस्ट्रा मुंडा के टाइम पर। संथाल रिवॉल्ट हुआ था 1855 से 56 में सिंधु कानू के तहत। और ताना भगत हुआ था 1914 में जात्रा भगत के टाइम पे। तो ये सारे मूवमेंट्स अब एक एक करके मैं बताती तो वो हो जाता, तो इसलिए फिर मैंने इनको पूरा एक्सप्लेन नहीं करा। पहले तो मैं सोच रही थी मैं लिख दूं, लेकिन यहाँ पे देखो, एक तो अपलिफ्टमेंट ऑफ द ट्राइबल्स है गुजरात का, मैंने आपको बताया कि एंटी कास्ट मूवमेंट जो है महाराष्ट्र के अंदर वो भी बहुत ज़्यादा चले थे। फिर यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज के बारे में पूछा गया। ऐसे तो बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं और अपन पढ़ते भी हैं। तो सत्य शोधक समाज तो किसने शुरू करा था? ज्योतिराव फुले ने, और उनकी वाइफ ने। धीरे धीरे वो भी इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल्स भी बहुत ज़्यादा खोले थे। तो यहाँ पे सावित्रीबाई फुले ने। तो यहाँ पर हो जाएगा कि C ऑप्शन हो जाएगा, एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 143 का अपने पास ऑप्शन C। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मेरे लिए एक एक मूवमेंट तो बताना जरूरी नहीं है, अगर कोई मूवमेंट आएगा तो मैं उसमें बता दूंगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू। अब ये सबको पता है कि 1919 के अंदर आया था, और ये किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर ये सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं था, एजुकेशनल से रिलेटेड नहीं था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल से रिलेटेड। लेकिन अब एक और चीज़ जो आपको करनी है वो आपको देखना है, सोशल रिफॉर्म छोड़ दो, एजुकेशनल रिफॉर्म से जितनी भी कमिटीज़ बनी थी या फिर जो भी प्रपोजल्स आए थे वो आपको याद करने हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से किसके टाइम पे हुआ था? कॉर्नवालिस ने करा था। क्या क्या लॉ बनाए थे और कौन कौन से प्रपोजल्स आए थे वो आपको ध्यान रखने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के जो अपन चैप्टर 1 में पढ़ते हैं वो तो सारे अपन को रटने ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार कर रखा है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे आपको तीन सोसाइटीज़ दे रखी हैं, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनिकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब इनसे पूछा गया कि केशव चंद्र सेन से कौन सी एसोसिएटेड है और विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। तो केशव चंद्र सेन किससे एसोसिएटेड थे या फिर कौन किससे फाउंडर थे? तो यहाँ पे उसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो यहाँ पे ना 14 से 18 के अंदर एक शारदा एक्ट आया था। वहाँ पर हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट आया था, जिसके अंदर मैरिज की एज 14 से 18 कर दी गई थी। तो यहाँ पे देखो, केशव चंद्र सेन जो होते हैं ना, वो 13 साल की अपनी बेटी की शादी किससे कर जाते हैं? कूच बिहार के जो राजा होते हैं उनसे कर देते हैं। तो आनंद मोहन बोस, और एक और याद रखना कि आनंद मोहन बोस पे भी एक क्वेश्चन था PYQ के अंदर, वहाँ पे पूछा गया था कि न्यू आनंद मोहन बोस ऑप्शन के अंदर थे। तो यहाँ देखना, यहाँ पे ये रहे आनंद मोहन बोस, इन्होंने न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेट करा था साधारण ब्रह्मो समाज 1878 के अंदर। किससे अलग हुआ था ये?
जो केशव चंद्र सेन से अलग हो गया था, जो उनका समाज चल रहा था। फिर यहाँ पे देखो इनके कौन कौन मेंबर थे, इनके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और द्वारिकानाथ गांगुली। लेकिन अब हमारे बात तो किसकी पूछी गई है हमसे, केशव चंद्र सेन के बारे में पूछी गई है। तो इनका एक था मित्रेय संघ, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, टैबर्निकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, ये इनके तीनों रिफॉर्म्स थे। तो टैबर्निकल भी है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भी है, तो 2 और 3 है। तो इनका यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये थर्ड तो फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। ओनली 3 भी नहीं है, टैबर्निकल भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हो जाएगा। अब लेकिन मुझे देखना है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी क्या होती है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ना यहाँ पर वेद समाज बना था साउथ इंडिया के अंदर, उसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता था। फिर यहाँ पे प्रार्थना सभा की स्थापना हुई थी 1867 में महाराष्ट्र में, रनाडे द्वारा, जस्टिस गोविंद रनाडे द्वारा। तो यहाँ पर ये भी इनके प्रयासों से हुआ था। तो अगर कभी पूछ लिया जाए वेद समाज के बारे में और प्रार्थना समाज के बारे में, आपको वो भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे विलियम एडम और राजा राम मोहन राय, यहाँ पे राम मोहन राय है ना, तो ये राजा राम मोहन राय हैं। राम मोहन राय ने 1821 के अंदर इस्टेब्लिश करी गई थी। इनका क्या काम था, इनको टुगेदर लाने थे सारे प्रोमिनेंट ब्राह्मण और सपोर्टर्स को फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजियस मोनोथिज्म, क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो मोनोथिज्म पे बिलीव करते थे, सोशल रिफॉर्म लाने थे हिंदुओं के अंदर। तो बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, वो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड है, वो इनसे रिलेटेड केशव चंद्र सेन से रिलेटेड नहीं है। तो बस ये चीज़ हो गई। और इन दोनों को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे रिलेटेड है, केशव चंद्र सेन से। उसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सूरत 907। ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ और यहाँ पे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। सूरत में नरम और गरम दल वाले क्यों स्प्लिट हुए थे, ये सबको पता है क्यों हुए थे, क्योंकि गरम दल वाले जोशीले लोग थे, उनको लड़ाई वगैरह करना, मतलब उनको ऐसा था कि हमें कैसे भी करके अपनी आज़ादी लेनी है, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े। लेकिन जो मॉडरेट्स थे वो ये सोचते थे हमें प्ली और पिटीशन करनी चाहिए, किसके आगे, ब्रिटिशर्स के आगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ द कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स, ये गलत है। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ द फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये चीज़ चाहिए। उनको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ प्ली और पिटीशन ही करते रह जाएंगे और हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग पे किसी का भी विरोध नहीं हुआ था। अरबिंदो घोष इनेबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द प्लान ऑफ द सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इनविजन दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज। जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 के अंदर, 11 मार्च 1942। इंडिया के नेगोशिएटर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। और किसने भेजा था, वेस्टर्न चर्चिल ने भेजा था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे, सिंगल मेंबर कमेटी आई थी, उसने क्यों भेजा था ये छोड़ो, उसका मेन प्रपोजल क्या था, हमें वो चीज़ देखनी है। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। एंड इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप, डोमिनियन स्टेटस के साथ इंडियन का स्टेट सेटअप करा जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला गया है कि टू ग्रांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये तो गलत है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इंडिया शुड बी पार्टिसिपेट इन टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है। इंडियन शुड बी मेड अ रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल जॉइन द कॉमनवेल्थ, ये भी गलत है। रिपब्लिक बनाने की बात नहीं करी गई थी। इंडिया शुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डोमिनियन स्टेटस वो चीज स्टेटस होता है जिसके अंदर जो चीफ होता है, मतलब जो सबसे बड़ा होता है, जैसे यहाँ पे अपना राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो हमेशा इलेक्टेड नहीं होगा। तो डोमिनियन स्टेट मतलब वो इलेक्टेड नहीं होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो चुना जाएगा, वो नॉमिनेशन या फिर वो हायरार्की से आएगा। जैसे ब्रिटेन के अंदर किंग और क्वीन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर जो हेड है वो हमेशा अभी भी कौन है, जो क्वीन ही है, वो ब्रिटेन की क्वीन ही है। क्योंकि देखो, और जैसे इंडिया ने तो छोड़ दिया कि इंडिया ने बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस नहीं रखेंगे, हम अपना खुद का रखेंगे। लेकिन कनाडा, ब्रिटेन और कनाडा ने, न्यूजीलैंड ने और ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि कनाडा, न्यूजीलैंड और जो कनाडा, न्यूजीलैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके अंदर अभी भी जितने मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो ब्रिटेन से मूव करके वहाँ पे बसी हुई है। तो वो बोलते हैं कि हम अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना चाहते। तो डोमिनियन स्टेटस उनके पास अभी भी है, वो अभी भी डोमिनियन स्टेटस वाले ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट वॉज अडॉप्टेड एज अ मैथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द। अच्छा मुझे ये बताओ स्वदेशी क्या मूवमेंट था। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जितनी भी अपनी स्वदेशी चीज़ें हम सिर्फ उसको ही यूज़ करेंगे, ये चीज़ बोली गई थी ना। और यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कब यूज़ करा गया था, तो एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और विजिट ऑफ द सैमन कमीशन। तो ये कब करा गया था, सबसे पहले यूज़ करा गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करने के लिए 1905 के अंदर। स्वदेशी मूवमेंट याद रखना, स्वदेशी और बायकॉट ये यहाँ पे शुरू होगा ऑप्शन ए में। और ये नॉन कॉपरेशन में भी बहुत ज़्यादा फैला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहला पूछा है ना, तो सबसे पहला कहाँ पे हुआ था,
पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था तब हुआ था, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन के अंदर वगैरह गांधी जी के जो मूवमेंट्स आए थे फिर उसके अंदर भी यूज़ हुआ था। और साइमन कमीशन अंदर बहुत लेट आए थे तो यहाँ पे नहीं होगा। होम रूल मूवमेंट भी बहुत लेट चला था तिलक के द्वारा और एनी बेस्टेंट के द्वारा, तो वहाँ पे भी नहीं था। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन ए। उसके बाद यहीं पे अपने सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं 2017 के क्वेश्चंस के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।